In today's video, we will going to discuss the theory of functions of conflict, which is a major contribution from the side of Louis Pasteur. Basically, it is this theory for which Louis Pasteur is well known. We have defined his previous theories on regard to the functions of violence. Not only that, we also touched his idea on the social change. Today, and in this video, we will going to discuss the theory of functions of conflict. बेसिकली लुइस पर्सन ने डिफरेंट फंक्शंस को डिफाइन किया था और ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है बिकॉज इट वाज द मोस्ट यूनिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज साइड. सो देयरफॉर अगर देखा जाए तो इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को डिफाइन किया जो कि कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस करता है विद इन सोसाइटी और इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी आपने कॉन्फ्लिक्ट को किसी सोसाइटी में डिफाइन करना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट जस्ट नेगेटिव aspect of society but it is equally positive aspect as well. So basically लुइस पर्सन ने 16 functions को डिफाइन किया था. some of them हम यहाँ डिफाइन करें जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस करता है विद इन सोसाइटी वो है इंटीग्रेशन एंड ग्रुप सॉलिडेरिटी. बेसिकली ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. बेसिकली जब किसी भी सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आती है या एक्सटर्नल कोई थ्रेट आता है तो वो बहुत हद तक वहाँ स्पेसिफिक इलाके में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ इकट्ठा कर देता है, ठीक है, ताकि वो एक्सटर्नल थ्रेट को कैसे कि मिलजुल कर डील कर सके. यानी कि वहाँ एक कॉमन गोल और कॉमन एनिमी का कंसेप्ट उजागर होने लग जाता है और इस सूरत में एक ग्रुप के अंदर यूनिटी फोस्टर होने लग जाती है ताकि वो जो है एक राइवल ग्रुप को डील कर सके. इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं कि एक्सटर्नल कोई थ्रेट आया, लोगों के अंदर सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म बढ़ने लग गया, तो ये एक तरह से एक इंडिकेशन है कि उनके दरमियान इंटीग्रेशन और ग्रुप सॉलिडेरिटी आने लगी. यानी कि वो ये कहते हैं कि भाई अब हमने कुल वतनी दिखानी है, अब हमें मिलजुल कर काम करना है ताकि हम अपने एनिमी को शिकस्त दे सकें. अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस करता है वो है दैट इज रिलीज ऑफ टेंशन. बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि ये एक वे है जिसके थ्रू हम टेंशन को रिलीज कर सकते हैं. यानी कि एक स्पेसिफिक ग्रुप दूसरे के साथ अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में डाल के अपनी टेंशन को रिजॉल्व कर सकता है. स्पेसिफिकली ये स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ से एंगल से डिफाइन किया गया है और इसमें ये डिफाइन किया गया है कि सपोजली हम एग्जांपल देते हैं कि लेबर स्ट्राइक्स और जो प्रोटेस्ट की जाती हैं वर्कर्स की तरफ से, उनका मकसद क्या होता है कि अपने वेज और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर किया जा सके और ये मोस्टली गवर्नमेंट या अथॉरिटेटिव ग्रुप के साथ की जाती हैं ताकि जितनी भी स्मॉल फ्रस्ट्रेशंस कॉज हो रही हैं वो खत्म की जा सके. अगर तो उनको लेट कर दिया जाए, उनको अनटच्ड रखा जाए तो इवेंचुअली वो जो है डेंजरस लेवल पे चली जा सकती हैं और इवेंचुअली रेवोल्यूशन को लीड कर सकती हैं. लिहाजा ये जो है टेंशन को रिलीव करने का एक बेहतरीन तरीका है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कॉन्फ्लिक्ट फंक्शन प्रोड्यूस करता है विद इन सोसाइटी वो है एडेप्टेशन एंड सोशल चेंज. क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ही है जिसके थ्रू हम आउटडेटेड नॉर्म्स, वैल्यूज और वी कैन से इंस्टीट्यूशन एंड पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज कर पाते हैं. सपोजली आप जो है एक सोसाइटी में रह रहे हैं और वहाँ की जो नॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस और पावर स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही हम कह सकते हैं स्टैटिक हो चुका है, किसी किस्म के चेंजेस नहीं आ रहे. तो इवेंचुअली जब वक्त गुजरता चला जाता है तो बहुत हद तक जो न्यू जनरेशन है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती. और इवेंचुअली क्या होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में चली जाती है, लिहाजा वो चैलेंज कर पाती है. इससे क्या आता है, इससे सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स कॉज होते हैं, प्रोग्रेस आती है और न्यू जो सर्कमस्टांसेस है उसके मुताबिक हम लॉज डेवलप कर पाते हैं जो कि इजीली इनको एड्रेस कर लेते हैं. इस तरह से हम मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स इसमें ले सकते हैं सच एज द मूवमेंट ऑफ वुमेन्स राइट. इनका क्या मकसद है, इनका ये है कि फीमेल्स के लिए बेटर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को एडवोकेट किया जाए. तो ये क्या करें, पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं अपने स्पेसिफिक ग्रुप के लिए. another important thing is that clarification of norms and roles. ये भी एक important aspect है. जब आप किसी दूसरे ग्रुप के साथ conflict develop करते हैं ना तो आपको अपने ग्रुप से मुतल्लिक जो भी नॉर्म्स हैं और आपके जो रोल्स हैं जो आपने प्ले करने हैं वो क्लैरिफाई होने शुरू हो जाते हैं. सो बेसिकली ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिफाइन किया गया है कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कंफ्लिक्ट में चला जाना उस ग्रुप के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता है. बेसिकली जो न्यू मेंबर्स हैं सोसाइटी की, जो न्यू जनरेशन है, उन्हें अपनी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनका पता चलता है कि हमारी सोसाइटी की क्या नॉर्म्स हैं. नॉट ओनली दैट बल्कि उनको अपने रोल्स का भी पता चलता है. मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ फैमिली डिस्प्यूट्स की. तो बेसिकली जब इनके दरमियान जब ये डिस्प्यूट अकर होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है तो इससे क्या होता है, फैमिली मेंबर्स को एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि भाई हमारे फेमिलियल नॉर्म्स क्या हैं और हमारे कौन कौन से रोल्स हैं जो हमने प्ले करने हैं, तभी जो है फैमिली स्ट्रक्चर सही तरीके से चलेगा. सो इवेंचुअली ये हमारे नॉर्म्स एंड रोल्स की क्लैरिफिकेशन में भी हेल्प आउट करते हैं. Another important thing is that the strengthening of group boundaries. So basically इसमें क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट का एक another important function है कि इससे क्या होता है कि हमें अपनी बाउंड्रीज का पता चल जाता है कि हम कौन हैं और जो दूसरा ग्रुप है वो कौन है. जब हम किसी दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो हमें एक ग्रुप आइडेंटिटी मिल जाती है जिससे हमारे अंदर वी फीलिंग की वी कैन से कि एक सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है या सपोजली हमारे अंदर वी फीलिंग का आइडिया आता है कि भाई हमारी आइडेंटिटी ये है, लाइक वी पाकिस्तानी, ठीक है. सो इवेंचुअली ये चीज आपने याद रखनी है कि जब आप किसी दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो आपके अंदर वी फीलिंग का आइडिया होता है और आप फिर एक इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप के आइडिया को समझ पाते हैं, ठीक है. आपको पता चलता है कि भाई हम सब इन ग्रुप हैं
और ये वी फीलिंग को लीड करता है, और वो जो दूसरे हैं वो जो है आउट ग्रुप है जो कि देम को लीड करता है। ठीक है, सो हमारे पास इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जिस तरह से एथिकल और कल्चरल डिफरेंसेस की बात करें, जब ग्रुप्स के दरमियान किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट अकर होते हैं तो जो एथनिक और कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं, और हमें अपने ग्रुप का एक कल्चरल हेरिटेज का एक वी कैन से कि अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है। तो ये जो है हमारी ग्रुप बाउंड्रीज को भी स्ट्रेंथन करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि एसोसिएट किया जाता है विद द कॉन्फ्लिक्ट इज दैट बैलेंसिंग पावर डायनेमिक्स। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। बेसिकली इसमें ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से हमें हेल्प आउट करता है कि हम एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि इससे ये होता है अंदाजा कि सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल ग्रुप नहीं है जो कि डोमिनेट कर रहा है, और इससे बहुत हद तक हम इनइक्वालिटी को एड्रेस कर सकते हैं। ना सिर्फ दैट बल्कि एट द सेम टाइम हम बैलेंस को भी मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, अब इनके दरमियान जो भी वी कैन से कि कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो ये क्या करते हैं, एक तरह से ये एक आइडिया दे रहे होते हैं कि एक सोसाइटी को चलाने के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्टी नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि उनकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को चैलेंज कर सकती हैं, और इस तरह से वो भी उनकी प्लेस ले सकती हैं। तो ये जो है बैलेंसिंग पावर डायनेमिक्स को भी लीड करता है। Another important thing is that social cohesion through controlled conflict. This is also important. बेसिकली कंट्रोल्ड सेटिंग में जो कंफ्लिक्ट है वो भी एक तरह से सोशल बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि स्पेसिफिकली कंट्रोल्ड कंफ्लिक्ट वो कंफ्लिक्ट होते हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में होते हैं, और ये स्ट्रक्चर्ड मैनर डायलॉग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लीड करता है। पार्लियामेंट्री डिबेट्स की आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट्स को एड्रेस करते हैं स्ट्रक्चर्ड मैनर में, और इस तरह से डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को ये लीड करता है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जाहिर है जिस जगह कॉन्फ्लिक्ट अकर हो रहा होता है वहां रहने वाले लोग क्रिटिकली थिंक करने लग जाते हैं। सपोजली कि एक इलाके में कुछ लोग इकट्ठे हो गए और बेसिकली वो जो है गवर्नमेंट को किसी मैटर पे चैलेंज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्रिटिकली थिंक करेगी, उस चैलेंज को सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, और इस तरह से ये गवर्नमेंटल सेक्टर के अंदर इनोवेशन का बायस बना। ठीक है, अब सपोजली इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाते हैं, और इन चीज़ों को डील करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, सच एज इंटरप्रेन्योरशिप और वी कैन से कि दी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। लेजिटिमाइजेशन ऑफ इश्यूज भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि कॉन्फ्लिक्ट से एसोसिएटेड है। यानी कि सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हिडन रहते हैं, जिसका गवर्नमेंट को कोई आइडिया नहीं होता। ये सपोजली पावर ग्रुप को कोई अंदाजा नहीं होता जब तक के लोग उठ ना जाए। जब सोसाइटी उठती है उसके बारे में जो है एक क्लियरिफिकेशन मिल जाती है गवर्नमेंट को कि भाई ये प्रॉब्लम एड्रेस करनी चाहिए, एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करके उसको एड्रेस करना चाहिए। इस लिहाज से ये लेजिटिमेशन या लेजिटिमाइजेशन ऑफ इश्यूज पे भी इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। अब जिस तरह से करप्शन से मुतालिक प्रोटेस्ट अगर आ जाए तो वो रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी को लीड करती है। Another important thing is that, which is the last one, is the prevention of larger conflict. जब smaller conflict आते हैं तो वो बहुत सारे larger conflicts को रोक देता है, जिससे जो है destructive confrontation को रोका जा सकता है। So basically यहाँ local जो भी political disputes हैं वो community level पे ही resolve किए जाते हैं, उसको national issues की तरफ नहीं लेके जाया जाता। इसलिए smaller जो conflicts हैं वो एक तरह से हेल्प आउट करते हैं ताकि जो है बिग फाइट को लीड ना करें और नेशनल वी कैन से कि इंटीग्रिटी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये कुछ फंक्शंस डिफाइन किए गए ऑन रिगार्ड टू द कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट